Good evening all. Good evening. मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 4। मैंने पैम्फलेट में से आपको ये यूनिट अभी तक नहीं दिखा है, मुझे आज वो दिखाना भी है, समझाना भी है और उसका प्रैक्टिकल भी बताना है। Let's start. Okay. The theory of income determination, 2 sector, 3 sector, 4 sector model, concept of balance budget multiplier, foreign trade multiplier and post Keynesian analysis. इतने से टॉपिक्स हैं, इतने से ही टॉपिक्स हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो एकदम फालतू लगेंगे। सबसे पहले द थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन क्या है और ये कहाँ पे आया। तो किसी भी कंट्री के अंदर नेशनल इनकम कैसी होती है, कहाँ से आती है। वो नेशनल इनकम बढ़ानी हो, देश की तरक्की करानी हो, तो मैं बहुत सादी भाषा में बोल सकता हूँ, देश में लोग ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे कब, जब पहले दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे। कौन सी चीजों पे खर्चा करेंगे, तो कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा करे तो भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट गुड्स पे खर्चा करे तो भी चलेगा, इंस्टेड गवर्नमेंट भी खर्चा करे तो भी चलेगा, और फॉरेन से पैसा आए तो भी चलेगा। इसी चीज को इक्विलिब्रियम मॉडल के नाम पे हमें समझा हुआ है। जब हम बात करते हैं व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एक्सप्लेन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 2-3 सेक्टर मॉडल, तो केन्स बताते हैं कि टोटल डिमांड जब हम करते हैं तो या वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट गुड्स होते हैं, या वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या वो स्लो जा रहे हो, या वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या वो इन्वेस्टमेंट गुड्स, या तो तुम खाने पीने की चीजें डिमांड करते हो तो वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, या तो फिर तुम मशीन लगाओ, प्लांट लगाओ, बिल्डिंग लगाओ। रादर ऐसे बोलो सेक्टर वाइज की भी बात करो तो भी वो समझा सकता हो। कंज्यूमर गुड्स तो डिमांड, आओ सेठ आओ। Why were you sitting online? Okay, एक नंबर, आपकी जैसी डेडिकेशन भगवान सबको। कंज्यूमर गुड्स, बेटा कंज्यूमर गुड्स तेरे मेरे जैसा हाउस होल्ड डिमांड करता है। चलो, कंज्यूमर गुड्स तुम्हारे मेरे जैसा हाउस होल्ड डिमांड करता है। इन्वेस्टमेंट गुड्स, आई सेड इन्वेस्टमेंट गुड्स फैक्ट्री की ओनर फर्म डिमांड करती है। 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन। तो डिमांड के एंगल से बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स डिमांड करते हैं, फर्म सेक्टर इन्वेस्टमेंट गुड्स डिमांड करते हैं। तो टोटल डिमांड इज कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स, तो C प्लस I इज टोटल डिमांड। बाजार में जो भी पैसा आता है Y इनकम, तो इनकम का इक्वालिटी बनता है Y इक्वल टू C प्लस I, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बस Y इक्वल टू C प्लस I, मैंने आपको बताया था Y हमेशा 45 डिग्री कर्व बनाते हैं। क्यों बनाते हैं Y 45 डिग्री? दिस इज पोटेंशियल लेवल ऑफ इनकम, मैंने वर्ड बोला, दिस इज पोटेंशियल पॉसिबल लेवल ऑफ इनकम। इनकम इतनी भी हो सकती है, 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 वो Y हम बना देते हैं। तो देश की इनकम किस पर डिपेंड करती है कि कितने के कंज्यूमर गुड्स हैं, कितने के इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं, उनकी डिमांड कितनी है, उसका इक्विलिब्रियम उस हिसाब से डिसाइड होता है। सर तो ड्रॉ करके दिखाएंगे क्या, ये ऐसे ड्रॉ होगा। Why Sumit is sitting online today? Okay, he's on show. Good. बहुत बढ़िया। See, this is Y is 45 डिग्री। कंज्यूमर गुड्स कितने के डिमांड होते हैं C, कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स को ऐड कर देंगे तो C प्लस I, दिस विल बी द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, दिस विल बी द नेशनल इनकम। ये जो Y था, इट वाज पोटेंशियल लेवल ऑफ इनकम एंड दिस इज एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम ऑफ एनी कंट्री। सर अब ये ग्राफ का मैं इंटरप्रिटेशन क्या निकालूं, या मैं इसका मतलब क्या समझूं? इसका मतलब तू ऐसा समझ के अगर तू देश में तरक्की चाहता है, जितना ज्यादा C प्लस I उतना Y, उतना Y। तुम तरक्की चाहते हो और C प्लस I लाओ, और C प्लस I लाओ, देश में डिमांड और बढ़ाओ। तो बोलते हैं ना एग्रीगेट डिमांड इज द की टू डेवलपमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज द की टू डेवलपमेंट। कि लाइक जितना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा नेशनल इनकम होगा। पक्का? अभी देखो इसको दूसरे एंगल से भी समझे कि जो इंसान कंज्यूमर, देखो Y equal to E, income equal to expense, aggregate supply is equal to aggregate demand। सप्लाई होता है ना तो वो कंज्यूमर गुड्स, मतलब इनकम के एंगल से सोचते हैं ना, तो कोई इनकम इंसान कमाता है तो क्या करता है, या कंज्यूम या सेव, या कंज्यूम या सेव, और जो खर्च करता है तो या कंजम्पशन गुड्स पे या इन्वेस्टमेंट गुड्स पे। तो CC बीइंग सेम, तो दूसरी शर्त बनती है I इक्वल टू, सर ये I इक्वल टू S की शर्त क्यों बनी? वो इसके लिए बनी I इक्वल टू S की शर्त
कि जो तुम सेव करो अगर वो इन्वेस्टमेंट गुड्स पे खर्च नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट गुड्स पे खर्च नहीं होता और वापस तिजोरी में रह जाता है, तो अगेन इट इज नॉट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इट इज नॉट इंक्रीज इन। तो देखो ग्राफ ऐसे बनता है, वाई दिस इज सी प्लस आई, हाँ या ना, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, दिस इज वाई लेवल। मैंने बताया था एस वाई और सी जहां इक्वल होता है ना, वहां एस जीरो दिखाने, वहां एस क्या दिखाने हैं, जीरो। तो फिर ये आई कर्व इसके पैरेलल इस तरह से बनेगी, इट इज आई एंड एस का इक्वालिटी, आई एंड एस का इक्वालिटी। अगर ये दो ग्राफ अलग बनाने होते ना तो ऐसा होता है, वाई सी सी प्लस आई, हो गया इक्विलिब्रियम। ग्राफ 2, this is saving, I said this is saving, this is investment, I said this is investment, this is equilibrium, this is equal to y। ये अगर आप इसके नीचे ड्रॉ करते हैं ना, इसके लिए कोऑर्डिनेटेड करके ड्रॉ करते हैं। इस ओके, देखो तो अभी इसको बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल? टू सेक्टर मॉडल। यहाँ देखेंगे तो ये अपना ग्राफ ड्रॉ किया है टू सेक्टर मॉडल का और इक्विलिब्रियम दिखा है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट्स? दिस इज टू सेक्टर। टू सेक्टर में कौन कौन होते हैं? कितना स्लो जा रहे हो यार। हाउस होल्ड और इतना थकेला तुम्हारे में से एक्सपेक्टेड ही नहीं है, तुम्हारे से तो 11 सालों में आवाज ज्यादा है। बोले कौन होता है दो सेक्टर में? बराबर है। मैं चिल्लाऊंगा ना तो ये दीवा को हार्ट अटैक आ जाता है ऐसा मैं बोलता हूँ तो। क्या है ऐसे चिल्लाऊं ना? टू सेक्टर डन। व्हाट इज डन? हाँ ठीक है। अभी थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट को ऐड करो। किसको ऐड करो? जल्दी करो नालायक को, किसको ऐड करो? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर ऐड होगा ना तो गवर्नमेंट के दो वेरिएबल आते हैं, एक जी और एक टी। एक जी और एक टी। तू मेरी जी है, तू मेरी टी है। सर तू मेरी जी है, तू मेरी टी है, तो कौन है जी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज टी? टी गवर्नमेंट की इनकम में ऐड होगा। आई सेड गवर्नमेंट की। और जी किस में ऐड होगा? गवर्नमेंट के एक्सपेंस। एक्सपेंस वाज सी प्लस आई। एक्सपेंस वाज तो नया एक्सपेंस हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी, और नई इनकम हो जाएगी तो दोनों। अरे एक नंबर नालायक हो एक नंबर। ठीक है तुम तो बड़े शाणे हो गए हो। सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। अगर हम अज्यूम करें कि गवर्नमेंट का जी और टी इक्वल ही है, जी और टी इक्वल है, इसमें यशो ने उस दिन एक क्वेरी पूछी थी कि सर ये तो बैलेंस बजट है, सरप्लस बजट हो। सरप्लस बजट हो तो नुकसान, डेफिसिट बजट हो ना उल्टा। क्या होता है डेफिसिट बजट? क्यों खाली एक दो का ही दिमाग खुला हुआ है क्या? बाकी क्या कर रहे हो? डेफिसिट बजट क्या होता है? संभाल के बोल। डेफिसिट बजट क्या होता है? इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा। हाँ बराबर है, इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा। दिमाग की दही नहीं करो। डेफिसिट बजट होता है सरकार की इनकम कम एक्सपेंस, वो किस में उल्टा ये को और ऊपर जाएगी, माने ये को और सर सरकार ने ऐसा कुछ किया 20,000 करोड़ नहीं 20 लाख करोड़ 20 लाख मगजमारी नहीं 20 लाख करोड़ सरकार ने कोरोना में कितना दिल से खर्च करे। धीरज तो नालायक एबीपी वाला है बीजेपी की बुराई तेरे में छोटी नहीं होती, ठीक है? ऐसे गधा वो नहीं कर, मतलब दगा दगा घर का बेटी क्या बोले ऐसा तो मुद्दा नहीं बोल, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूँ जी और टी, जी और टी अगर हम अज्यूम करते हैं वो इक्वल है तो जी टी इग्नोर मारो, सी प्लस आई इक्वल टू एस प्लस सी प्लस एस। और ये उसमें सी सी सेम, तो दूसरा कंडीशन इज आई इक्वल टू। बेटा एक सिंपल सा लॉजिक बता रहे जो तुम्हें समझना है आज। गवर्नमेंट सेक्टर ऐड होने से 100 का फायदा है, उसका रीजन समझा दो। ये ना यही हमारा बीबीएम है। यहाँ देखो बताओला मैं कहा और क्या टू ही सब, ये वाई ये सी प्लस आई। देश चुपचाप इधर इक्विलिब्रियम में चल रहा था टू सेक्टर। सरकार ने टैक्स लिया, क्या लिया? टैक्स। वही टैक्स सरकार ने हमको वापस किया। किसको वापस किया? हमको। तो वो हो गया सी प्लस आई प्लस जी। तो इक्विलिब्रियम लेवल इनकम बढ़ गई। सर ये थोड़ा समझाओगे कि ऐसा कैसे इनकम बढ़ी? माने सरकार ने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया? दोस्त मेरे टैक्स बालानी जैसे बढ़ते, टैक्स नीरू सर जैसे बढ़ते, टैक्स रंगवानियों जैसे बढ़ते।
टैक्स हम सब जैसे आम इंसान भरते हैं हम, लेकिन जो भगवान की दया से थोड़ा बहुत अच्छा कमाते हैं हम टैक्स भरते हैं। हम जो टैक्स भरते हैं ना वो पैसा सरकार के पास टैक्स के नाम पे जाता है। अब सरकार वो पैसा तेरे को कभी दिया है कुछ? सरकार ने कभी कुछ दिए कि तू अच्छी पढ़ाई कर रहे, एजुकेशन सब्सिडी नहीं, सब्सिडी दी तुमको? कभी दी सरकार ने? मेरे को क्या, मेरे को एक सर्टिफिकेट भेजते हैं हर साल। सर कहेगा इनकम टैक्स अभी रिटर्न भरूंगा ना, वो जो अभी इनकम टैक्स का रिटर्न भरना बाकी है मेरा, 15 फरवरी तक भरने हैं, लास्ट तारीख भरूंगा ना, उसमें मेरे को आएगा कि भाई ना, मेरे को ऐसा सर्टिफिकेट आएगा, पता है क्या? यू आर अ सिल्वर बैच होल्डर, कि भाई जिसने देश की तरक्की में अच्छा योगदान दिया, 50,000 से 1 लाख के बीच में टैक्स भरी है, मतलब उसमें स्लैब है 50,000 तक टैक्स भरो तो ये सर्टिफिकेट, 50,000 से 1 लाख ये सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट भेजेगी। तो सर्टिफिकेट क्या, उसका फ्रेमिंग करा के दीवार पे लगाओगे, सर्टिफिकेट दी है इनकम टैक्स भरने का, ठेंगा उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया है। कहीं पे सब बोला है कि भाई तुमको, तुम टैक्स भरते हो तो तुम्हारा एक्स्ट्रा फायदा हम देते हैं तुमको, ठेंगा कुछ भी फायदा नहीं देते। तो सर उसमें सरकार माने क्या करती है? बेटा वो टैक्स तेरे मेरे से लेती है, खर्च गरीबों पे करती है। गरीब के हाथ में पैसा जाएगा ना तो खर्च होगा, वो क्या होगा? खर्च। और अमीर के हाथ में पैसा जाएगा ना तो वो पैसा तिजोरी में जाएगा, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट चालू हो जाता है। किसका इफेक्ट चालू हो जाता है? समझाना वाला नहीं क्या? तिजोरी नहीं, हमारी तिजोरी भगवान करे भरी रहे हमेशा, लेकिन हमारी तिजोरी में से जो पैसा गरीब के हाथ में जाता है ना बेटा, लोग गरीब सिर्फ खर्च ही करते हैं, जैसे गरीब सिर्फ, और जब वो खर्च करना चालू करेगा ना तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट लाएगा। क्या इफेक्ट लाएगा? C plus I plus। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड 3 सेक्टर। कौन सी सेक्टर? 3 सेक्टर। एक नंबर जा रहे हो सब यार। 3 सेक्टर बसला है बस, ज्यादा तारीफ नहीं होगी तुम्हारी। इसको बोलते हैं 3 सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल? थोड़ी स्पीड बढ़ा नहीं, थोड़ी माइनर 3 सेक्टर। क्लियर? अभी 4 सेक्टर। कौन सा सेक्टर? अरे ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी 4 सेक्टर मॉडल। उसमें फॉरेन को ऐड करेंगे। अभी फॉरेन का, एक सेकंड, वेट, फॉरेन का भरोसा नहीं है। फॉरेन सेक्टर ऐड करने से हमारे देश की इनकम पुरानी इनकम से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड्स कि नेट फॉरेन में इनकम है कि एक्सपेंस है। फॉरेन से नेट इनकम है कि एक्सपेंस है? फॉरेन से नेट इनकम आती हो, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तो फायदा हो। फॉरेन से नेट इनकम नहीं आती हो, एक्सपेंस होता हो, माने कि इंपोर्ट ज्यादा है तो उल्टा नुकसान होता है। तो जब हम ओपन इकोनॉमी करेंगे, कौन सी इकोनॉमी? तो जो गो थ्रू बोल रहे हैं ना, गो थ्रू करेंगे, तो वो गो थ्रू मैं करवा रहा हूँ अभी, डबल गो थ्रू घर पे करना, समझे? ये एकदम सिंपल है कि 2 केस हो सकते हैं, एक्सपोर्ट और इनकम। देखो एक्सपोर्ट होगी ना तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होगी तो एग्रीगेट डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड में फॉरेन डिमांड ऐड कर दो। हम इंपोर्ट करेंगे ना तो हमारे देश के अंदर की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो फॉरेन गुड्स की डिमांड है। किसकी डिमांड है? तो हमारे देश का एग्रीगेट डिमांड कब बनता है नया ओपन इकोनॉमी में? C plus I plus G plus X minus M। व्हाट इज प्लस X minus M? नेट एक्सपोर्ट। वेरी गुड, दिमाग बहुत तेज है और पढ़ाई, आंखें बहुत उससे भी ज्यादा तेज है। सबका सीधा ध्यान नेक्स्ट लाइन पे चला गया। X minus M is import, X minus M is क्या? X is export, M is import, X minus M is net export। पक्का? देखो अभी इसमें ना 2 ग्राफ बनेंगे, ऊपर हेडिंग नहीं, ऊपर हेडिंग हम लगाएंगे। ये ग्राफ किसका है बताऊं? ये पुरानी इनकम थी, ये नई इनकम उससे नीचे बैठी है। नई इनकम उससे नीचे आई है, ऐसे नई इनकम उससे नीचे आई। ऐसा कब होगा बताओ? एक नंबर जवाब दे दिया। When exports are less, imports are more। तो ये ग्राफ बनेगा। कोई डाउट? नाले को कोई डाउट्स? और इसके बाद वाली मैं बताऊं, ये वाली बोल क्या है? ये स्लो जा रहे हो? ये है अपना पुराना इक्विलिब्रियम, ये न्यू इक्विलिब्रियम, और अभी पहले से इनकम बढ़ रही है, पहले से इनकम बढ़ रही है। ऐसा कब होगा? व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर, इंपोर्ट्स आर लेस। एक्सपोर्ट्स आर लेस, नहीं, एक्सपोर्ट्स आर मोर। किसी को कोई डाउट्स?
चल इस चैप्टर में अगर यूनिट 4 में टोटल 3 पार्ट थे ना, तो एक बड़ा पार्ट हो गया। साचे बोलो भाई मेरे, लॉन्ग एग्जाम होती ना, मैं बोल देता कि 2, 3, 4 सेक्टर सीधा 15 मार्क के लिए प्रिपेयर कर लो, गेम क्लोज। तुमने कभी वो एग्जाम दी कॉलेज में? अच्छा सिला दिया बोर्ड ने तुम्हारे ब्याह का वैसे। OMR कंटिन्यू मोड, OMR शेड कंटिन्यू। आज एक्चुअली BMC बृहद मुंबई कॉर्पोरेशन BMC को ऑल ओवर महाराष्ट्र पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल एसोसिएशन ने आज BMC को लेटर दिया है कि 24 तारीख जनवरी से सारे स्कूल सारे कॉलेजेस फुल कैपेसिटी के साथ खोल दो। अब ये बर्बादी नहीं चाहिए। 700 दिन बर्बाद हो गए बच्चों के कैलेंडर। 700 दिन, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा नुकसान है ये। एटीट्यूड चेंज हो गया बच्चों का, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हो गई। और तुम्हारे में तो चलो फिर भी ठीक है, तुम फिर भी हमारे यहाँ वाले जो तुम भी हो, तुम फिर भी पढ़ाई में ध्यान दे रहे। मैं बोलूँ एग्जाम की बात तो चलो बाद में, बट तुमने एटलीस्ट थोड़ा दिमाग तो खोला है। ऐसा तुमको कोई पूछे कि भाई ना, अभी तुमको एटलीस्ट ये तो पता है कि एसवा में इनकम टैक्स नाम का सब्जेक्ट है, उसमें इनकम टैक्स की इतने अमाउंट तक टैक्स नहीं है, कैलकुलेशन इस तरह से होती है, तुमको बता दो है। आज कोई बोलेगा मैं एसवा बीकॉम पास हूँ 3rd सेमेस्टर और बोले मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता है, तो उनकी जो हालत है। तो अभी सेम कॉन्सेप्ट कैसे बताए, वी हैव CBSE बैच स्टूडेंट, जिसके लिए हमारी CBSE की अकाउंट्स की मैडम बोलती है भाई सर इसका ये बच्चा बेसिक मल्टीप्लिकेशन करना भूल गए भाई, इसको मैं अकाउंट्स में रेशियो निकालने के लिए बोल रही हूँ ना, तो वो उसको निकालने नहीं आ रहे। तो भाई सर मैं उसको वो सिखाऊं कि 12th का अकाउंट सिखाऊं। माय वन ऑफ द कजिन वाज सेइंग, उसका बच्चा 9th में है, तो बोले उसको अभी वो 9th में बोल रहे मेरे से नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, मेरे को बोलो ही नहीं कि नहीं हो रहे, तो मेरे से नहीं हो रहे। तो अभी इस तरह का एटीट्यूड जो डेवलप हुआ है, इट इज वेरी वर्स्ट। उसके सामने अपने रियली में बहुत लकी हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे से कर रहे हो चीजें। अब ये ना 2 मल्टीप्लायर है। मैंने इस यूनिट को इतना लाइटली इसके लिए लेके रखा है बेटा लोग, क्योंकि ये जो मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट सिखाने थे ना, अगर पेपर में लिखने के लिए सिखाने होते ना, तो आई वुड हैव गॉट स्टेप बाय स्टेप और ये सब चीजें। अभी मेरा ये मीनिंग, ये फॉर्मूला, ये MCQ एंगल से। अभी VBM क्या होती है? कौन? बैलेंस्ड, इट इज ऑलवेज वन, इट इज ऑलवेज ये बताता है कि सरकार भले ना बैलेंस बजट बनाए, तो भी जितना सरकार खर्चा करेगी ना, उतना देश में इनकम बढ़ जाएगा, उतना देश में इनकम। इसका आंसर हमेशा 1 इसके लिए आता है कि जितना सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी ना, इमीडिएटली देश में लोगों की उतनी इनकम बढ़ जाएगी। बाकी फिर वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला फंडा। बट हाँ, सरकार खर्च करेगी तो उसकी वजह से 100% देश में लोगों की इनकम बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो पैसा देश के अंदर सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो बेटा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज द इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट पॉलिसी ऑन नेशनल इनकम। बैलेंस बजट वो होता है जिसमें G = T होता है। बेटा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लायरों की मदद से बनता है। यहाँ देखेंगे, एक गवर्नमेंट एक्सपेंस मल्टीप्लायर, दूसरा टैक्स मल्टीप्लायर। एक गवर्नमेंट एक्सपेंस मल्टीप्लायर, दूसरा टैक्स मल्टीप्लायर। आगे बढ़ो। गवर्नमेंट एक्सपेंस मल्टीप्लायर इज लाइक, तुम्हें याद है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की फॉर्मूला क्या है? 1/1 - MPC। अगर वो आप भूल गए हो तो अभी वो रिवाइज भी होने वाला है, उसमें मगजमारी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूरा 3 दिन टॉपिक चलाएगा क्लास में, क्योंकि वो लाइफ का सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक है। 1/1 - MPC, ये वही फॉर्मूला दी हुई है, 1/1 - C। सर ऐसा क्यों? सिंपल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या सिखाता है? जब जब देश में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है, क्या आती है? उसकी वजह से इनकम कैसे बढ़ती है। तो यहाँ जब जब देश में सरकार एडिशनल खर्चा करेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो देश के लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी। तो फॉर्मूला इज 1/1 - C, MPC। सामने ना यही नेगेटिव लिखी है, -C/1 - C। वो टैक्स मल्टीप्लायर है, उसका आंसर माइनस क्यों है? एनी गेसेस? तुम गेस कर सकते हो, कॉमन सेंस है। टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट नेगेटिव इसके लिए क्योंकि टैक्स से लोगों के हाथ में से पैसा आता नहीं है, जाता है। तो उसकी वजह से इनकम बढ़ती नहीं है, कम होती है। जैसे सपोज मेरे पास 1 लाख है, मैं 1 लाख खर्च करता था, कोई मेरे में से कमाता, कोई उसमें से कमाता, कोई उसमें से कमाता, कोई उसमें से कमाता। आज मैं 1 लाख में से 50,000 टैक्स भर दी,
वो 50 तो सीधा सरकार के पास गया, बाकी सर्कुलेशन में 50,000 ही आया, तो उसकी फॉर्मूला होती है -c डिवाइड बाय 1 - c। बस इन दोनों को एडिशन करेंगे ना तो आंसर 1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1। तो इट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये बताता है गवर्नमेंट जब भी खर्चा करती है उसकी वजह से देश में इनकम बढ़ती है। ओके, एफटीएम का मैं एक प्रैक्टिकल सम कराऊंगा, ये कल पेपर में है ना, तो यू विल बी द लकीएस्ट स्टूडेंट टू सॉल्व दिस, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड लोगों के पास ये टॉपिक है, बहुत सारों के पैम्पलेट में ये टॉपिक नहीं है। सर कॉलेज के करंट ईयर की बीपीटीज में है। इसको ट्रेड मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। यहाँ देखो, ये मैं पूरा डिटेल में सिखाने वाला हूँ। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बताता है कि हमारे देश में से कितने के इंपोर्ट हो रहे हैं, कितने के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी टोटल इनकम कितनी बढ़ रही है। टोटल इनकम कितनी बढ़ रही है। कैन आई जस्ट से एक्सपोर्ट मतलब एडिशनल इनकम? क्यों जा रहे हो? एक्सपोर्ट यानी एडिशनल इनकम। तो फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाय 1 - c, वही होनी चाहिए। 1 डिवाइड बाय 1 - c वही होनी चाहिए। लेकिन उसमें से अगर हम जो इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो वो पैसा बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बाहर। उसको बोलते हैं कि उसकी वजह से हमारे देश में से वो पैसा बाहर चला जाएगा, तो उतनी इनकम हमारी कम होगी, फॉरेनर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? फॉरेनर। तो भी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर एक ऐसा मल्टीप्लायर है जो बताता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से देश की नेशनल इनकम कैसे चेंज होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से देश की नेशनल इनकम कैसे चेंज होती है। इसकी फॉर्मूला बनी है कुछ ये सब के सब स्टूडेंट मेरे साथ फॉर्मूला याद करेंगे। 1 डिवाइड बाय 1 - b - m। अब ये ना, ये एक्चुअली है क्या, ध्यान से सुनना। 1 डिवाइड बाय 1 ये जो b लिखा है ना, b क्या लिखा है? b। ये है एमपीसी, जो पहले भी एमपीसी ही था। और m जो लिखा है ना, उसका मतलब है एमपीएम। सर एमपीएम क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। मैं तुम्हें बताऊं, ये फॉर्मूला बहुत लॉजिकल है। हमारे देश में लोग अपनी इनकम का 50% खर्च करते हो। कितना खर्च करते हो? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 50%, तो 1 डिवाइड बाय 0.5, तो देश की इनकम डबल होनी चाहिए। हाँ या ना? अब उस 50% में से 20% पैसे या से 30% पैसे, कितने पैसे? फॉरेन के गुड्स पे खर्च हो जाते हो। किस पे खर्च हो जाते हो? इंपोर्टेड गुड्स। तो होना क्या चाहिए मुझे बताओ। इंपोर्टेड गुड्स अगर हम मंगाएं तो देश के अंदर इनकम बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? तो प्रूफ भी दिखाऊं। पहले आप बता रहे थे 50% कोई खर्च कर रहा था तो देश की इनकम डबल हो रही थी। हाँ या ना? ये 1 डिवाइड बाय 1 - 0.5 - 0.3, 0.5 - 0.3, 0.2, 1 - 0.2 is 0.8, 1 डिवाइड बाय 0.8, 1.25। अरे 1 ये क्या दिखा रहे हैं तुम, वो समझ पाए कि अगर हम इंपोर्ट जीरो कर रहे हैं ना, जीरो इंपोर्ट, अगर हम जीरो, तो पूरा पैसा हमारे देश में घूम रहा है। और जैसे ही अगर हम इंपोर्ट्स के पीछे खर्च करना चालू करते हैं ना, तो इंपोर्ट गुड्स के जो ऊपर जो खर्चा होगा वो पैसा देश के बाहर जा रहे हैं, तो देश में पैसे की सर्कुलेशन हो जाएगी कम। तो फॉर्मूला याद करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 - b - m। b किसको याद? b क्या है और m क्या है? पक्का? इसका सम आएगा। मेरी बेइज्जती नहीं करा के। इज दिस क्लियर? पक्का? ए हाँ के ना? ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट केंशन एनालिसिस। हाँ भाई, इनटू बेटा वो तो चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, वो एक्सपोर्ट्स का अमाउंट है। दैट इज फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाय 1 - b - है, नथिंग एल्स। अभी पोस्ट केंशन एनालिसिस क्या है, तो उसके लिए आप मुझे सिर्फ 3 मिनट सुनेंगे। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर, तो बस यूनिट 3 की रिवीजन चालू करता हूँ। व्हिच आर द टॉपिक्स दैट यू ऑलरेडी नो। शैल वी कंटिन्यू? चलो, बहुत मजा करेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को करने वाले हैं। उसके पहले खाली ये टॉपिक क्लोज कराओ। पोस्ट केंशन एनालिसिस क्या? दुनिया में एक नंबर है तू। दुनिया में लोगों को 2 मार्केट दिखते हैं। सब कौन से 2 मार्केट बताओ? कौन से 2 मार्केट? प्रोडक्ट मार्केट। तूने कौन से 2 मार्केट समझे? वेरी गुड। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट के अंदर दो मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और लेबर मार्केट। नाले को तुम प्रूव करते हो, तुम मेरे 1 नंबर स्टूडेंट हो। तो मुझे दिख नहीं रहे। ये देखो बोले सर मेरे आगे तो बोला खाली सर का कान की तरफ मानना नहीं। सुन, एकदम सिंपल बोलता हूँ। केन्स के पहले के जो लोग थे ना, केन्स के पहले के लोग वो तो ऐसा मानते ही नहीं थे कि कोई मैक्रो नाम का सब्जेक्ट है। फिर केन्स आया ना, बोला मैक्रो ही सब कुछ है, बेस की तरक्की मैक्रो है, माइक्रो कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बोलती? सुनो मैं अभी मैक्रो ही सब कुछ है। अकेला जा रहे हो, मैक्रो ही सब कुछ है। कौन सब कुछ है? वो बोला कि प्रोडक्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम सिखाता हूँ, कंजम्पशन सेविंग फंक्शन। फैक्टर मार्केट का इक्विलिब्रियम समझाता हूँ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सर ये टॉपिक नाम सुने सुने लग रहा है, कभी 12th में आए थे गेले हल्के, अभी यूनिट 2 में सीखे। हमारी नहीं करना, सेम टॉपिक सब हो गए, यूनिट 2 3 में हो गए। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वो यूनिट 2 में टॉपिक आए थे। और फिर अभी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यूनिट 3। सर आज रिवाइज कराओगे क्या? हाँ। कंजम्पशन सेविंग फंक्शन, हाँ। तो वो सारे, ये सारे कंजम्पशन सेविंग फंक्शन इज द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम केन्स ने अलग से पढ़ा था। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट केन्स ने अलग से पढ़ी। तो केन्स की एनालिसिस को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या बोलते हैं? 1 नंबर थकेला जा रहे हो, सीधा बोलो। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल क्यों? अधूरा, ये मार्केट अलग, ये मार्केट अलग। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ना ऐसा नहीं है। देखो कोई भी व्यापारी हो, वो मनी मार्केट में कब पैसा लोन पे उधार पे लेगा? सब बकवास बात है। पहले धंधा तो चलने दे, पहले मेरे पास धंधा तो चलने दे। पापा किसी से ऐसे ही पैसे उधार पे लेके आएंगे, क्या ब्याज का रेट कम है, चल ले लेता हूँ, तो क्या उसका अचार डालने गए? इधर धंधा चलता नहीं है और इधर क्या उधार ही ले रहे। तो दो मार्केट इंटर रिलेटेड। अच्छा एक सेकंड, कोई बंदा है जो सबको ऐसे ही नौकरी में रख रहे, ऐसे ही मेरे पास बहुत नौकरी है, तो बेवकूफ, धंधा चलता होगा तो नौकरी है, धंधा चलता नहीं होगा तो नौकरियां कहां से आएंगी? तो केन्स की एनालिसिस में गलती कहीं नहीं थी। प्रोडक्ट मार्केट अपनी जगह पे सही है, फैक्टर मार्केट अपनी जगह पे सही है, बट दुनिया पूरी एक इंटीग्रेटेड मोड में चलती है। गुड्स की डिमांड अच्छी होती है तो फैक्टर्स की डिमांड भी अच्छी होती है, गुड्स की डिमांड कम होती है तो फैक्टर्स की डिमांड भी कम होती है। आज किसी के पास अच्छा पैसा होगा तो वो अच्छे गुड्स बना पाएगा, सप्लाई अच्छी कर पाएगा। तो अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था जो दोनों इक्विलिब्रियम्स को साथ में पढ़े। क्या करे? किसी ने ऐसा नहीं कहा कि केन्स गलत है। जे.आर. हिक्स ने इसके बाद का मॉडल डेवलप किया, उसने बोला कि प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट को ज्वाइंट में स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? ज्वाइंट में, और हम उसका एक फुल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? उसको बोलते हैं पोस्ट केन्शियन मॉडल। क्या नाम दिए? पोस्ट केन्शियन मॉडल। बेटा पोस्ट केन्शियन है ना, केन्स के बाद का। केन्स के बाद के एनालिसिस। प्लीज कोई तुमको ऐसा बोले कि पोस्ट केन्शियन एनालिसिस को गलत करार दिया था पोस्ट केन्शियन वालों ने, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, तो प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट में क्या सिखाते हैं वो समझाओ। तो सुनो, प्रोडक्ट मार्केट में हम ऐसा बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट में, चलो बोलो, जितना ब्याज का रेट ज्यादा रहेगा, इसे जितना ब्याज का रेट उतना, बोलो 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 बोलो, लोग पैसे कम उधार लेंगे और गुड्स की डिमांड उतनी, कंजम्पशन कम करेंगे, तो जितनी कंजम्पशन कम होगी उसके हिसाब से डिमांड उतनी कम होगी। तो वो एक लॉजिक पक्का। ऑन द अदर एंड अभी वहां इनकम कम होगी की बात कर रहे हो तुम, इधर गया डिमांड, फिर से समझाओ क्या समझा?
बाजार में पैसे का रेट ज्यादा होगा, ब्याज का रेट ज्यादा होगा, तो कोई भी बंदा ज्यादा पैसे लोन पे लेगा नहीं, तो वो कंज्यूम करेगा नहीं। अगर कंज्यूम नहीं करेगा तो कोई दूसरा कमाएगा नहीं, डिमांड नहीं होगी तो इनकम होगी कम। ये एक लॉजिक, ये प्रोडक्ट मार्केट का लॉजिक है कि जब जब ब्याज का रेट ज्यादा तब तब इनकम कम। अब मनी मार्केट ऐसा नहीं बोलता है, मनी मार्केट ऐसा बोलता है, बोलो क्या? जब जब ब्याज का रेट ज्यादा होगा, जब जब ब्याज का रेट तो पैसे की सप्लाई ज्यादा होगी। ऑन द अदर एंड पैसे की सप्लाई और डिमांड आपस में हमेशा टैली हो ही जाती है। लोग डिमांड करते हैं पैसा, जब भी अगर ब्याज का रेट उनको कम मिल रहा है, आई सेड ब्याज का रेट सॉरी ब्याज का रेट ज्यादा मिल रहा है बाजार में, तो लाइक पीपल मे सी मोर अर्निंग अपॉर्चुनिटी, मोर अर्निंग अपॉर्चुनिटी, दे मे अर्न मोर। तो अभी वो बड़ी अलग लॉजिक बता रहे। कट सट के इन दोनों ग्राफ को साथ में एक साथ ड्रॉ किया जाए। क्या बोला? दोनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ किया जाए, ड्रॉ किया जाए तो लाइक क्या रहता है, इसको हम बोलते हैं IS कर्व। कौन सा कर्व? shows the rate of interest and income का relation in product market. Which market? Product market. इसमें होता है investment saving equality. कौन सी equality? Investment saving. And LM मतलब liquidity of money, liquidity of money. LM का money market का कर्व है। किसका कर्व है? Money market। जहाँ दोनों equilibrium में होते हैं उसको बोलते हैं equilibrium rate of interest. Equilibrium rate of interest. कोई तुमको आज के बाद ऐसा पूछे कि भाई पोस्ट टेंशन एनालिसिस में तूने जो सीखा उसका तूने मतलब क्या समझा, तो तूने पोस्ट टेंशन मॉडल में जो सीखा उसका मतलब तूने सबसे पहला ऐसा याद रखना, तूने ऐसा सीखा कि टू मार्केट्स आर नॉट सेपरेट। व्हिच टू मार्केट? प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट। प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट बोथ आर सेम, both are interrelated, both are very good, interdependent, interrelated. Whatever happens in the product market, whatever happens in the product market affects money market. Whatever happens in the money market affects Product market. दोनों का, I said दोनों का, I said दोनों का इंटर रिलेशन समझने के लिए हम प्रोडक्ट मार्केट के लिए कर्व बनाएंगे IS और मनी मार्केट के लिए कर्व बनाएंगे LM। IS इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, LM इज अपवर्ड राइजिंग। जहाँ दोनों कट मारते हैं उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? या फुल इक्विलिब्रियम। ओके, मैं यूनिट 4 की एक फाइनल समरी बोल रहा हूँ पूरा। टू सेक्टर मॉडल, y equal to E, y equal to C plus I, y equal to another condition I equal to S, याद होना चाहिए। थ्री सेक्टर मॉडल y equal to C plus I plus G, वो सिखा है। फोर सेक्टर मॉडल, अब जो फोर सेक्टर मॉडल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशन पे डिपेंड करेगा। एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम तो इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा तो इनकम कम होगी। याद है? फिर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 1, इट इज द समेशन ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंस मल्टीप्लायर। हाँ या ना? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज ऑलवेज फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस इन द ब्रैकेट B माइनस M, B is MPC, M is MPM। पोस्ट टेंशन एनालिसिस इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इट्स एन इंप्रूवमेंट ऑन partial equilibrium analysis. Partial equilibrium analysis was given by Keynes, in which he studied product and factor market separately. In post-tension analysis, both are taken together, and the equilibrium is done with the help of ISLM curve. Which curve? ISLM curve. तुमको लगता होगा ये बहुत टफ है, तो तुमको समझना टफ। You got it? खत्म? लो चलो यूनिट 3 रिवीजन मोड में आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं यूनिट 3 अभी फटाफट से करा दूंगा और यूनिट 2 और 1 के टॉपिक्स तुमको एक बार ब्रीफली दिखा दूंगा। मैंने जितना टाइम मांगा है उसका मेरे हिसाब से मैं प्रीपॉन्डेड ही चल रहा हूँ, आराम से हो जाएगा। और 1 और 2 का जो मेरा मिड सेम में रिवीजन का वीडियो था, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब इफ यू नो। मैं वो वापस ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, यू कैन रेफर दैट। ठीक है? अच्छे से पढ़ना, बहुत मजा करना, पक्का? चलो लाओ, थियोरी ऑफ कंजम्पशन, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट चालू करें। क्या बोलते भाई धीरज? कोई माने ना माने, तुम सब एक नंबर हो, ऐसा तुम्हें लगता है। Explain the consumption saving function. Explain the consumption saving function. चलो consumption function. Consumption function explain relationship between Y and C. Y and C. तो कितना कमाएगा तो कितना उड़ाएगा, किस पे, वो बात में।
ठीक है, वाई सी, वाई एंड सी। तो जितना कमाएगा उतना उड़ाएगा, उसी हिसाब से उड़ाएगा। जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा उड़ाएगा, ऐसे कहते हैं। तो वाई और सी इंटर रिलेटेड है, वाई और सी इंटर रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है। दो कॉन्सेप्ट सीखने के हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब इच्छा टू कंज्यूम, विलिंगनेस टू कंज्यूम। चले क्या भाई, विलिंगनेस टू कंज्यूम का। तो विलिंगनेस टू कंज्यूम, ध्यान से, विलिंगनेस टू कंज्यूम में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एपीसी और एमपीसी। एपीसी और एपीसी क्या होती? हाँ, एक नंबर। एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एक्स्ट्रा इनकम में से कितना एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा इनकम में से कितना एक्स्ट्रा खर्चा। एपीसी की फॉर्मूला होती सी बाय वाई, क्या सी बाय वाई, और एमपीसी की फॉर्मूला होती चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। एपीसी एमपीसी दोनों धीरे धीरे कम होती, लेकिन एमपीसी बहुत जल्दी जल्दी कम होती। कि लाइक इंसान जब ज्यादा कमाती तो उसको से बहुत सारा खर्चा नहीं करती। हाँ या ना? ना बे तो 50,000 में से 1 लाख कमाएंगे ना तो खर्चा दिल से करेंगे। 1 में से 1.5 तो दिल थोड़ा छोटा, 1.5 में से 2 और दिल छोटा, 2 में से 2.5 बस सभी, और कितना उड़ाएगी, और कितना उड़ाएगी। एंड में तो बचत ही बचत। क्या बोलते हैं रामचंद्रानी, सही है। मतलब रामचंद्र ने तो फॉर्मूला ऐसी बिठाई है कि मैं और मेरी वो कमाने वाली, हम दोनों ऐसे साथ में कमाएंगे, एक का पैसा बचाएंगे, एक का खर्च उड़ाएंगे। सही है ना? लाइफ ऐसी होनी मांगती, बिल्कुल। भाई सीरियसली ले रहे हैं। हाँ? खुश है ना तू, घबरा क्यों रहे यार? ओके, लाइफ तो फंडा ही है यार, कमाओ दिल से, कमाओ बसला, कमाओ दिल से लेकिन बचाओ दिल से, कमाओ दिल से और बचाओ भी दिल से, खर्च भी दिल से करो, ठीक है। खाली आईफोन बालानी जैसे ले पाते हैं, हमारे जैसे नहीं। ओके, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। बच्चा लोग, जैसे जैसे एमपीसी के ना तुमको 3 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता है, सॉरी इनकम बढ़ता है ना, वैसे वैसे एमपीसी कम हो जाता है। रीजन, इंसान कितना खर्चा करेगा यार। मैं बताऊं, अंबानी को ऐसा खबर पड़ती है कि मेरी फलानी कंपनी है, उसमें से मुझे 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इस बार डिविडेंड मिल रहे हैं, क्या करेगा? रखो वाले देखते बात दे रखो अंधा नहीं, क्या करूंगा तो, मतलब कहाँ खर्च करेगा भाई। ऑन द अदर हैंड तेरी मेरे को कोई ऐसे बोले तेरे को भाई 20,000 रुपए एलआईसी में से एक्स्ट्रा आने वाले इस बार एक्स्ट्रा, अरे रे रे रे, कितने की जरूरत थी, बस यही खूट रहा था, बाकी बाकी सब शेड था। क्या हुआ पूर्वी, क्लियर है, अंडरस्टूड। एमपीसी ऑलवेज पॉजिटिव, लेस देन 1 होता है लेकिन डिमिनिशिंग होता है। बेटा एमपीसी एमपीएस का रिलेशनशिप का फॉर्मूला तो मैं सिंपल याद करा दूं, सी बाय वाई हमेशा एमपीसी होता है, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई, आई एम सॉरी, सी बाय वाई एपीसी होता है, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई एमपीसी होता है, एस बाय वाई एपीएस एपीएस होता है, और चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई एमपीएस होता है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ। तो बस ये ग्राफ तो पुराना वाला ये जो तुमको आता है। बेटा लोग, अभी हम मेन थ्योरी पे आएंगे कि ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की हम बात करेंगे कि कोई भी इंसान जब बेटा लोग जब कोई भी इंसान ज्यादा कमाता है ना, वो फिर उसका उड़ाने का रेट कम हो जाता है, उड़ाने का रेट कम हो जाता है, एमपीसी कम हो जाता है। हाँ या ना? अब कंजम्पशन इंसान की जिंदगी में कौन सी बातों पर डिपेंड करती है? पहली, लेवल ऑफ इनकम। पहली, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये यूं उड़ा देंगे, यूं तो होता भी उनके पास यूं ही है, और कुछ होते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, हिसाब से खर्चा करते, समझी प्रीति? कैटेगरी 2 में हम है, कैटेगरी 1 में तू है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? कॉमन फॉर ऑल फैक्टर, कॉमन फॉर ऑल। चले, विंडफॉल गेन लॉस हुआ, अचानक से फायदा हुआ, तो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो, उड़ाओ। और अगर विंडफॉल लॉस हुआ, विंडफॉल लॉस, कोरोना, अच्छे भले चुप होके बैठ गए थे कि बस अभी सब्र रख, थोड़ा थम ले जरा, बाद में विचार करते हैं। लोगों ने प्लानिंग कैंसिल की थी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जिसका क्या हो गया, जिसका भविष्य सिक्योर हो, अंबानी मेरा बाप है, ठीक है ना, आंदा ही अपना सिक्योर है, फुल सिक्योर, तो वो खर्चा दिल से करते हैं। और जिसका फ्यूचर ऐसा हो, आज है कल हो ना हो, तो रुक के खर्चा करते हैं।
फिस्कल पॉलिसी क्या स्लो जा रहे हो नालायको क्या? जैसे जैसे सरकार टैक्स से ज्यादा लेगी ना तो खर्चा कम, सरकार टैक्स से कम दे तो सरकार खर्चा ज्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, महंगे ब्याज पे पैसा मिले तो खर्चा कम और सस्ते ब्याज पे मिले तो नालायको खर्चा ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अमीरों के फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन जाए तो बचा ले बचा ले बचा ले, और गरीबों के फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन आया तो उड़ा ले उड़ा ले उड़ा ले। पास सेविंग, जिसकी भगवान की बहुत कृपा हो, बहुत सारी सेविंग दादाजी करके गए, दादाजी पप्पा को देखे थे, पप्पा ने मेरे को दी, कोई टेंशन नहीं है, सुखी इंसान है अपने, तो खर्चा करो क्या करो एक नंबर, सब खर्चा करो। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल कंपनियां डिविडेंड ज्यादा इशू करेंगी ना अगर, तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, डिविडेंड कम इशू होएगा तो खर्चा कम। अभी सब्जेक्टिव फैक्टर એટલે તારા માટે અલગ તારા માટે અલગ તારા માટે અલગ તારા માટે અલગ બધા માટે અલગ, સબ્जेक्टिव फैक्टर બધા માટે अलग હોય। लाइफ में सबकी बातें अलग अलग होती है, सबकी सेटिंग अलग अलग होती है, मतलब पैसे में, ठीक है, मतलब सबकी नाला सबकी विचारधारा अलग होती है, सबकी विचारधारा अलग। जैसे कोई मेरे को पूछे ना प्रिकॉशन, मैं जरा भी प्रिकॉशियस नेचर का नहीं हूँ, पर्सनली बोलूँ तो, कि ठीक है मैं ना एक्चुअली बोलूँ ना तो मैं एक बार पढ़ा था लाइफ में, मैं पढ़ा था, मैं एक आनंद करके मूवी देखी, आनंद और बावर्ची करके, राजेश खन्ना की 2 मूवी है, जिस दिन टाइम में ना दोनों देखने की, आनंद और बावर्ची। ऋषिकेश मुखर्जी ने वो मूवी बनाई है, देखी कितनों ने देखी आनंद और बावर्ची? तुमने लाइफ में बहुत खराब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है। वेरी गुड। बावर्ची करके एक मूवी आई, उसमें राजेश खन्ना कुक बन के एक घर में आता है और उन घर वालों को लाइफ जीना सिखाते हैं। तो वो ऐसा बताते हैं, इट इज वेरी, उसमें ना इट इज वेरी इजी और इट इज वेरी सिंपल टू बिकम abnormal or to become extraordinary, but it is very difficult to become simple. It is very simple to become difficult, but it is very difficult to become simple. तो मुझे बात बहुत दिल पे लग गई कि तो मैं ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत इधर है ना प्रेशर नहीं लेगा कोई भी चीज का। लाइफ इज वेरी सिंपल, हर चीज का रास्ता होता है, ओवर थिंकिंग करने की नहीं। तो प्रिकॉशन, अभी कुछ लोग ऐसे होते बताए, आज का नहीं खाएंगे कल की सोचेंगे, कुछ लोग ऐसे फनी वीडियो बना रहे हैं, मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, कल के लिए मेरे पास है, कल के लिए मेरे पास है, मेरे को टेंशन परसों का है, तो परसों का टेंशन है। तो ये बेवकूफ पता नहीं कौन सी जिंदगियों में जीते हैं, प्रिकॉशस नेचर। और कुछ लोग होते हैं कम प्रिकॉशस, मतलब मैं रेगुलर प्रिकॉशस हूँ, मैं ऐसा बताता हूँ, कुछ ज्यादा वाले भी होते हैं, कोई कम वाले, उसके हिसाब से उनकी कंजम्पशन है। जो बहुत प्रिकॉशस होगा ना वो खर्चा ही नहीं करेगा, खाली बचा बचा करेगा, ठीक है। और जो प्रिकॉशस नहीं होंगे ना वो खा पी जी लेकर फोर्साइट यानी दूर का कितना दिखता है, नजर की बात नहीं है, भविष्य का कितना दिखता है, भविष्य का कितना दिखता है। जो पूरी देर भविष्य ही देखते हैं ना वो बचत नहीं करते हैं, और जो फोर्साइट नहीं रखते ना वो आराम से जिंदगी जीते हैं। कैलकुलेशन में भी ऐसा है, जो बहुत गणतरी करेंगे वो बचा बचा करेंगे, जो गणतरियां नहीं करते वो उड़ा उड़ा करेंगे। इंप्रूवमेंट भी ऐसा ही है, इंडिपेंडेंस, एंटरप्राइज, प्राइड, एवरेज यानी हमेशा के लिए अमीर होना। कंपनियों का भी ऐसा होता है, लिक्विडिटी चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, फाइनेंशियल प्रूडेंस चाहिए, तो वो खर्चा नहीं करती है, नहीं तो वो खर्चा करती है। हाँ जी, एवरेज यानी हमेशा के लिए गरीबी में से बाहर आ जाना, प्योर मिजरीलीनेस। मुझे लगता है अंबानी कभी भी गरीब हो सकता है, उसने एवरेज पा लिया अपनी जिंदगी, ठीक है। सेविंग फंक्शन यानी मैथमेटिकल फंक्शन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, इनकम एंड सेविंग, इनकम एंड सेविंग। उसके 2 फैक्टर होते हैं, एस बाय वाई एपीएस, चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई एमपीएस। क्या बोलते हैं उसको? एमपीएस। तो इसका ग्राफ भी आप जैसा ही है। अभी कुछ थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन है, उसमें केन्स अंकल बोलते हैं एब्सोल्यूट इनकम। कौन सा इनकम? तू कितना कमाती उसके हिसाब से तू खर्च करती, जो ज्यादा कमाती वो ज्यादा खर्च करती, और जो कम कमाती कम, बस हो गया एब्सोल्यूट इनकम। दूसरी होती रिलेटिव इनकम। क्या? तू जितना कमाती उसके हिसाब से तो खर्च करती, लेकिन पड़ोसी पे भी तेरी नजर होती, तू कंपैरिजन करती। मैं सिखा था और दोस्त था उनका, आशीर्वाद होटल, क्या कौन सा पनीर मंगा दो? पनीर चिल्ली स्टार्टर फिक्स। मैंने कहा भाई लोग ऐसे कि दोस्तों में क्या ऐसे गरीबी हो जाती है, मतलब क्या
एक ने बर्थडे पार्टी दे दी ना, सॉरी से मेरे 3 दोस्तों ने आशीर्वाद में पार्टी दी, मेरे को भी देनी पड़ेगी। बोले पापा मना करे, पापा बोले बेटा वी आर सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, समझ रहे? सबको बोल तेरे साथ दरबार में चले, दया धर्म करो, वहां से प्रसाद खिला देना और बाहर गरीबों को एक एक समोसा खिलाना, उनके हाथों से भी एक एक समोसा दिलवाना, उनको भी पुण्य मिलेगा, तुझे भी पुण्य मिलेगा। ऐसी जिंदगी जी, तो मॉडल जिंदगी बना अपनी, बना ऐसा दूसरों के जैसा नहीं। बोले लेकिन पापा वो बोले मैं करता हूँ लेकिन एक्स्ट्रा में, पापा बोले ये तो मैं बचाने की बात करो, ये पापा ये तो मैं कर रहा हूँ लेकिन एक्स्ट्रा में, लेकिन मेरे दोस्तों को तो आशीर्वाद में पार्टी देनी ही पड़ेगी। तो ये रिलेटिव इनकम की गरीबी कि मतलब क्या, मेरे दोस्त खर्चा करते तो मेरे को भी करना ही पड़ेगा। इंसान की कंजम्पशन ऐसी बातों पर डिपेंड करे। और एक आती परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है ना कि देखो तुम्हारे पास कौन सी वेल्थ है, कितनी वेल्थ है, उसके हिसाब से तुम खर्च करते हो, उसके हिसाब से तुम खर्च करते हो। देखो वेल्थ होता है ह्यूमन नॉन ह्यूमन वेल्थ, उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे सपोज देखो ऐसा भगवान की दया से करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की एफडी है, करोड़ बाजार में चल रहे, 4 करोड़ है, एवरेज 6% निकलते, 24 लाख रुपए, 24 लाख साल का, 2 लाख महीना, इतने में तो बहुत हो। तो ये परमानेंट इनकम तो 2 लाख में हमारी गोवाएं भी आएंगी, केरला भी आएंगी, मॉरिशस भी आएंगी, स्विट्जरलैंड भी आएंगी, सब आएंगी, हाँ या ना, समझे? डबोई भी आएगी। एक नंबर लगे पड़े हुए यार, समझे? थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बेटा 2 थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है। एक क्लासिकल थ्योरी, वो बोलती है डिमांड फॉर सेविंग, ये हमने कर लिया है, डिमांड फॉर सेविंग हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई ऑफ सेविंग हमेशा अपवर्ड राइजिंग होता है, दोनों का इक्वालिटी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये क्लासिकल थ्योरी है। केन्स की इनके ऊपर तोहमतें लगी हुई है, इल्जाम है केन्स के। किसके इल्जाम है? केन्स कौन सा इल्जाम लगाता है कि बेवकूफ हो, interest rate does not depend upon saving does not depend upon interest rate, saving depend upon income, investment does not depend upon rate of interest, it depends upon what you earn, तो ये सब गलत है। फिर आया केन्स थ्योरी। केन्स की थ्योरी बोलती है यस डिमांड ऑफ मनी, सेविंग ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, लेकिन डिमांड ऑफ मनी 3 तरह की होती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, कौन सी प्रेफरेंस थ्योरी? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। एक इंसान डिमांड करता है ट्रांजैक्टिव मोटिव, कौन सा मोटिव? फिर से बोलो, कौन सा मोटिव? फिर से बोलो, स्लो जा रहे हो, फिर से बोलो। ट्रांजैक्टिव मोटिव, जय माता दी। ट्रांजैक्टिव मोटिव खाओ पियो जियो, खाओ पियो जियो। उसके लिए जो इनकम डिमांड होता है ना, वो हमेशा कोई भी इंसान का इनकम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनकम, पक्का। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, बचत, बाद में काम आएगा फ्यूचर में, वो भी इनकम पे डिपेंड करता है। एक होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव, कौन सा मोटिव? वो ब्याज के रेट पे डिपेंड करता है, जितना ब्याज मिलेगा कम डिमांड, जितना कम ब्याज मिलेगा उतना ज्यादा डिमांड। सप्लाई ऑफ मनी हमेशा गवर्नमेंट देती है, इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो डिमांड एंड सप्लाई जहां इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बेटा सरकार सप्लाई करती है, वो ब्याज के रेट के हिसाब से नहीं करती, सरकार हमेशा अपने हिसाब से सप्लाई करती है। अगर तुम चाहते हो देश में ब्याज का रेट बढ़े तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ेगा तो ब्याज का रेट बढ़ेगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम होगा तो ब्याज का रेट कम होगा। दुनिया में इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एसेट में पैसा लगाना। किसमें पैसा लगाना? अरे किसमें पैसा लगाना? किसमें? कैपिटल एसेट में। कैपिटल एसेट में जो पैसा लगता है वो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रॉस और नेट, और दूसरी ऑटोनोमस और इंड्यूस। ग्रॉस और नेट वही कॉन्सेप्ट याद है? अपने 4 नई एक्टिवा खरीदे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 4, बराबर। लेकिन उस समय से एक एक्टिवा जूनी एक्टिवा बेच के नहीं खरीदी है तो नेट इन्वेस्टमेंट 3 ही, क्योंकि एक जो है वो रिप्लेसमेंट है। क्या है वो? एक इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, बाकी 3 न्यू इन्वेस्टमेंट, पक्का। इंड्यूस्ड ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करती है, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है इनकम पे, वो तुम्हारे मेरे जैसा आम इंसान करता है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सरकार करती है, पक्का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी जब जब इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तब तब इनकम बढ़ेगी, जब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तब तब इनकम बढ़ेगी। और इसका फॉर्मूला प्रूफ तो अभी ठीक है, सीधा तुमको ऐसी फॉर्मूला याद करनी है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, और या तो 1 डिवाइड बाय एमपीएस, 1 डिवाइड बाय एमपीएस। जितना एमपीएस ज्यादा उतना के ज्यादा, जितना एमपीसी ज्यादा उतना के ज्यादा, उतना कमाओगे।
बेटा इसमें ऐसा स्टेजेस दिखाए हैं कि कोई भी इंसान जब इन्वेस्टमेंट करता है ना तो वो कहीं पे भी पैसा लगाता है तो कोई ना कोई उसमें से कमाता है, कोई ना कोई उसमें से क्या करता है, कमाता है। क्या करता है? कमाता है। क्या करता है? कमाता है। समझी? जब कोई ना कोई कमाता है वो फर्स्ट चीज। फिर जो कमाएगा ना वो खर्च करेगा। क्या करेगा? उसमें से दूसरा तीसरा चौथा खर्च करके कमाएगा। के की मिनिमम वैल्यू 0, आई एम सॉरी, के की मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। पक्का? बेटा अभी ये था यूनिट 3। यूनिट 2 में तुमने देखा है क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। याद करो उसमें था सेल्स लॉ। क्या था? अरे क्या था? सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो बनता है वो बिक जाता है, जो बिकता है वही बनता है। याद आया? फिर उसके बाद आता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो अभी सेम करवाई वो। फिर क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर। क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर उसमें ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम बाजार में इक्विलिब्रियम लाना चाहते हो लेबर मार्केट में तो वेज कट करो। क्या करो? फिर केन्स की थ्योरी आई है वेज कट कंट्रोवर्सी। वेज कट कि पैसा पगार कम करोगे तो कोई तरक्की नहीं होगी, पगार बढ़ाने से उल्टा तरक्की होती है, पगार कम करने से सॉल्यूशन आएगा नहीं। कुछ याद आया? एंड उसके बाद इसमें केन्स थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में एडीपी और एएसपी करके कॉन्सेप्ट है। कौन से कॉन्सेप्ट हैं? एडीपी एंड एएसपी। एडीपी होता है कि मजदूरों को नौकरी पे रख के हम कितना कमाएंगे, एएसपी होता है मजदूरों को नौकरी पे रख के हम कितना पे करेंगे। सर ये यूनिट 2 अगर मेरे को डिटेल में सुनना, मैंने बोला मिड सेम वाला रिवीजन वीडियो है वो अच्छे से सुनना। इज दिस क्लियर? यूनिट 1 के लिए तो खाली इतना बोलूंगा, इसमें इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम और सर्कुलर फ्लो के टॉपिक्स। इज दिस क्लियर? व्यवस्थित पढ़ाई करना, जितना आए अपनी मेहनत से आए, अच्छी बात है, मजा आएगा लर्निंग करने में। एक बार अच्छे से गो थ्रू करके एमसीक्यू पैम्फलेट देखना। बाय बाय।